गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर की तीसरी यूनिट का एक अंतिम चैप्टर है सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि मैंने आपको कल बताया कि सुप्रीम कोर्ट भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में विद्यमान है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 124 से लेकर के 147 तक विभिन्न प्रावधान किए गए हैं। इस वीडियो में हम सुप्रीम कोर्ट के संगठन या गठन, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, कौन कौन से इसके जो जजेज होते हैं उनकी क्या योग्यताएं होती हैं, शपथ कौन दिलवाता है और किस प्रकार से ये कार्य करता है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन किया। आज इस वीडियो में देखते हैं उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन क्या है, संगठन किस प्रकार से होता है। तो इसमें जो जज बनता है उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भारत का नई दिल्ली में है। इसकी योग्यताएं हैं, वो जो जज बनने वाला व्यक्ति होगा भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक वो न्यायाधीश रह चुका हो, जज रह चुका हो। किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक वो वकील रह चुका हो। जज और वकील, अधिवक्ता को एडवोकेट बोलते हैं और जज जो होता है वो न्यायाधीश होता है। जैसे राजस्थान के अंदर आरजेएस के माध्यम से, राजस्थान जुडिशरी सर्विस के माध्यम से फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की अपॉइंटमेंट होती है। और वो व्यक्ति जो जज होगा या एडवोकेट होगा, जज 5 साल तक कार्य किया हुआ हो और एडवोकेट किसी हाई कोर्ट में कम से कम 10 साल तक कार्य किया हुआ होना चाहिए। वो व्यक्ति राष्ट्रपति की नज़र में या राय में पारंगत एक विधिवेता होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है। ये इनकी कुछ सामान्य योग्यताएं हैं। अब जो व्यक्ति अपॉइंट हो जाता है उसको शपथ कौन दिलवाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संविधान की 3री अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं। मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में भारत के संविधान में पहले 8 अनुसूचियां थी। आज की तारीख में ये 12 अनुसूचियां हैं और 3री जो अनुसूची है उसमें शपथ, आप इसको यूं याद कर लें, शपथ। इसमें आपके 1, 2 और 3 वर्ण आ रहे हैं। तो तीसरी जो अनुसूची है, तीसरी मतलब 3, और यह 3 वर्ण आ रहे हैं, 1, 2 और 3। शपथ से आप याद रखें कि भारत के जो उच्च अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनको जो शपथ दिलाने का जो उल्लेख किया गया है भारत की अनुसूची 3 में किया गया है। इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। इनका कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है। इनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसके लिए वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करके राष्ट्रपति जजेस की अपॉइंटमेंट करते हैं। जिन्हें वो आवश्यक समझे उनकी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। 1973 में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 3 न्यायाधीश एएन ग्रोवर, जेम्स सिलेट और केम्स हेगड़े की वरिष्ठता का उल्लंघन कर एएन रे को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया, जिससे तीनों वरिष्ठतम न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। अर्थात हम यहाँ इसका उल्लेख नहीं करके ये कह सकते हैं कि जजेस की, चीफ जस्टिस, इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो राष्ट्रपति करते हैं। जजेस के मामले के अंदर, न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में वो चीफ जस्टिस से परामर्श लेते हैं, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति ही करते हैं। 1993 के 9 जस्टिस केस 9 न्यायाधीशवाद के बाद यह निश्चित हुआ कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में भारत के मुख्य न्यायाधीश के निर्णय को प्राथमिकता दी जाएगी। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं
उनके परामर्श को राष्ट्रपति माने और उनके कहे अनुसार ही वो जजेज की अपॉइंटमेंट करे। इससे ज़्यादा अच्छा एक न्यायिक व्यवस्था और उसमें वरिष्ठता क्रम का जो उल्लंघन होगा वो नहीं होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर जो अपॉइंटमेंट का जो मामला है, जो अपॉइंटमेंट होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसके लिए एक कॉलेजियम बनाया गया जिसमें भारत का मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के 4 अन्य न्यायाधीश सम्मिलित होंगे। कॉलेजियम सिस्टम जो अभी चल रहा है, इसमें जब मोदी सरकार फर्स्ट टर्म में जब मोदी सरकार आए थे तो उन्होंने NJAC एक एक्ट बनाया था, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। इस आयोग का गठन किया गया था कि इस आयोग के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में जजेज और हाई कोर्ट्स में जजेज और चीफ जजेज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। लेकिन इस संविधान संशोधन को नकार दिया गया और कॉलेजियम सिस्टम जो 90s के आसपास चला आ रहा है वो ही चला आ रहा है। उसमें चीफ जस्टिस प्लस 4 अन्य न्यायाधीश होंगे, एक कमेटी होगी, वो कमेटी रिकमेंड करेगी और रिकमेंड करने के बाद में राष्ट्रपति उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करते हैं। वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर भेजे गए नामों में से की जाती है। तो हमने देखा कि इनकी शपथ जो होगी वो संविधान के अनुच्छेद 124 शपथ का जो प्रोविज़न है वो अनुच्छेद 124 के भाग 142 के भाग 6 में शपथ का प्रोविज़न किया गया है। शपथ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शपथ में 3 वर्ण हैं, तो तीसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। इस प्रावधान के तहत सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने से पहले वह व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने वाला है भारत के राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्रयोजन के लिए प्रयुक्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा। मुख्य न्यायाधीश द्वारा भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखने की शपथ ली जाती है। भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता को वो अक्षुण्ण बनाए रखने की वचन भी लेता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इनका जो कार्यकाल है, इनका कार्यकाल 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर धारण रह सकते हैं। भारत जो राष्ट्रपति है वो अगर कोई न्यायाधीश चाहे तो भारत के राष्ट्रपति को लिखित त्याग पत्र के द्वारा वो अपने पद से हट सकता है। इसमें एक नोट करने की बात है, 15वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा अनुच्छेद 124 में 2 कै जोड़ा गया। 124 2 कै, इसमें एक बात जोड़ी गई 1963 में 15वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की आयु प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे। अब हम बात करते हैं इनको अपॉइंटमेंट के बाद में इनको पद से किस प्रकार से हटाया जाता है। पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, पद से हटाने की प्रक्रिया कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को पद से किस आधार पर हटाया जा सकता है। इसमें अनुच्छेद 124 का 4 क्लोज है, उसमें न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। 124(5) के अनुसार संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों को हटाए जाने से संबंधित प्रक्रिया का उपबंध कर सकती है। इनको हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यदि लोकसभा से शुरुआत होती है तो 100 सदस्यों, और यदि राज्यसभा से इसकी शुरुआत होती है, हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर अध्यक्ष या सभापति को देने के बाद ही प्रस्ताव पेश हो सकता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अगर
इनको उठाने का प्रस्ताव लोकसभा में अगर आता है तो 100 सदस्यों के सिग्नेचर उस पर होने चाहिए प्रस्ताव के ऊपर, और यही अगर बात राज्यसभा में आती है तो वहाँ 50 सदस्यों के साइन होने चाहिए। उसके बाद में ही प्रस्ताव पेश किया जा सकता है, उसके बगैर ये प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता। और संबंधित जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति को वो प्रस्तुत किया जाएगा। अध्यक्ष या सभापति द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर 3 व्यक्तियों की समिति गठित होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई न्यायाधीश हो सकता है, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक पारंगत विधिवेता होता है। यह समिति न्यायाधीश को कदाचार का दोषी नहीं पाती है तो वह प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं, कदाचार या अनुचित व्यवहार के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जजेज को हटाने की प्रक्रिया संसद के द्वारा, किसी भी सदन द्वारा चलाई जा सकती है, लेकिन उसके लिए कमेटी बनती है जिसमें चीफ जस्टिस, किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और कोई विधिगत पारंगत विधिवेता यानी एडवोकेट उसमें शामिल होता है। अगर उस पर जो दोष आया है कदाचार का, अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है तो प्रस्ताव या प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। यदि वो व्यक्ति वो न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो मूल प्रस्ताव के साथ समिति की रिपोर्ट को सदन में पेश किया जाता है, और यह प्रस्ताव दोनों सदनों में अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पारित अगर हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। मान लो लोकसभा में 100 व्यक्तियों ने साइन कर दिए, राज्यसभा के भी 50 व्यक्तियों ने साइन कर दिए, और एक कमेटी जो बनती है, समिति जो बनती है, उस समिति ने उस पर दोष प्रूफ हो गए तो वो संसद के दोनों सदनों द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा, उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। पास होने के बाद में प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, उस प्रस्ताव के पास होने के बाद में उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, क्योंकि राष्ट्रपति ही इनकी क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति के पास उसको भेजा जाता है और उसके पश्चात राष्ट्रपति न्यायाधीश को हटाए जाने का आदेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति ही इनकी अपॉइंटमेंट करते हैं और हटाए जाने का आधार कदाचार या अनुचित व्यवहार अगर सिद्ध हो जाता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 2/3 बहुमत से पास होने के बाद में राष्ट्रपति उनको पद से हटाने के आदेश जारी करते हैं। तो इनको अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करते हैं और हटाने का जो प्रक्रिया है वो संसद में होने के बाद में राष्ट्रपति के सिग्नेचर से ही इनको हटाया जा सकता है। अब इनके वेतन भत्ते जो हैं वो वेतन और भत्ते जो हैं, भत्ते के अंदर 2 वर्ण हैं और इसका मतलब दूसरी अनुसूची में वेतन भत्तों का उल्लेख किया गया है। एक टर्मिनोलॉजी आती है तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश ये क्या होते हैं? एडॉक जजेस। ये अनुच्छेद 127, ये 2 नंबर का सवाल आपके आ सकता है कि तदर्थ न्यायाधीश की अपॉइंटमेंट या तदर्थ न्यायाधीश का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका आंसर होगा 127। इसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने पर तदर्थ एड हॉक, ये एड हॉक दोनों अलग अलग शब्द हैं, एड और हॉक, HOC, एड हॉक यानी तदर्थ। जब गणपूर्ति पूरी नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की गणपूर्ति कोरम न होने पर तदर्थ आधार पर न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट की जा सकती है। जो न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होने की योग्यता पूरी रखते हो, अभी आ रहा हूँ, ऐसे न्यायाधीशों को राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकता है। सामान्यतः ऐसा किसी न्यायाधीश के स्वास्थ्य या किसी अन्य कारण से अपने कार्य न कर पाने की स्थिति में होता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इस आशय से उस न्यायाधीश से लिखित अनुरोध कर सकता है, परंतु इसके लिए निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसे संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना होगा
जहां से तदर्थ न्यायाधीश को लेना है और राष्ट्रपति की सहमति भी लेनी होगी। तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त न्यायाधीश जब सुप्रीम कोर्ट की बैठकों में उपस्थित होगा तब उसे वे सभी अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, जो लगातार कंटिन्यू न्यायाधीश होता है, उसको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि आज हमने सुप्रीम कोर्ट के संगठन और इसका शपथ, इनका कार्यकाल और वेतन भत्ते, किस प्रकार से इनकी अपॉइंट होती है और किस प्रकार से इनको पद से हटाया जाता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया है। तो इस चैप्टर के बाद में आपातकालीन प्रोविज़न, आपातकालीन या जो इमरजेंसी लगती है 352, 56 और 60 के तहत, 352 अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360 के तहत जो आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं उनका हम उल्लेख करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस आपातकालीन प्रावधान के बाद में आपकी तीसरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कल मैं कोशिश करूंगा कि भारतीय संविधान में आपातकाल प्रोविज़न जो प्रावधान है 352, 56 और 60, इनको मैं करवाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद में हम 4th यूनिट शुरू करेंगे। इस वीडियो में हम आज इतना ही पढ़ेंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपनी जो नोटबुक बना रखी है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार और संगठन वाला सवाल भी कर लें। यह आपका असाइनमेंट है। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख क्षेत्राधिकार और उसके संगठन का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये ऐसे टाइप सवाल है, इसको आप अपने सवाल नोटबुक में कर लें। थैंक यू।